मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं आज गुरुकुल ज्ञान गंगा में बहुत खूबसूरत वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए जनपद सीरीज को, क्योंकि हमने इससे पहले उत्तरकाशी जनपद को पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उसी के बगल वाला एक महत्वपूर्ण जनपद, वह है देहरादून जनपद। तो जनपदों की दृष्टि से देखें तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल ये कुछ महत्वपूर्ण जनपद है जहां से बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देहरादून जनपद की क्या खास विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि देहरादून के बारे में कई चीजें आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी समस्या कहां पर होती है, जब प्रश्न आता है 4 ऑप्शन बन करके तब दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम आज क्लियर करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जितने भी कंफ्यूजन होगा, वो सारा कुछ आज क्लियर होने वाला है देहरादून जनपद। तो ये देहरादून जनपद की पहली वीडियो सीरीज है। इसके बाद हम देहरादून के सभी चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ भी वहाँ की हैं, वहाँ के उद्योग हैं, संस्थान हैं, देहरादून के खनिज हैं, या देहरादून में कुछ अन्य चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन आज हम देहरादून शुरू कर रहे हैं। तो देहरादून शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी प्लेलिस्ट में उत्तरकाशी जनपद है। यदि आपने उसे पूरा पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तरकाशी की कंप्लीट नॉलेज होगी। 4 वीडियो में केवल उत्तरकाशी कंप्लीट कर लिया है। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में चंद वंश भी कंप्लीट पढ़ा दिया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख लें। और उत्तराखंड के अदर जितने भी भौगोलिक तथ्य होते हैं वे भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि हिंदी की भी वीडियोज़ हैं, उसे भी आप देख लें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और पटवारी लेखपाल के फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आई होप कि आपने स्टार्ट कर लिया होगा अपना फॉर्म भरना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनवरी तक अपना ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी कंप्लीट कर लेंगे, और वहां तक जाते जाते हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल में लगातार बने रहेगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं देहरादून जनपद। देखो, देहरादून की बात करें, कुछ फैक्ट यहाँ से हम पहले याद कर लेते हैं। कुछ ऐतिहासिक पॉइंट है और कुछ इसका भौतिक स्वरूप है, तो दोनों की दोनों चीज कवर कर रहे हैं। पहले जान लेते हैं देहरादून क्या भला चीज है भाई। देहरादून में कुछ खास चीजें क्या क्या हो सकती हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां से बात करें देहरादून की। देहरादून जो है मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देहरा तथा दून। देखो, जो ये दून शब्द है इसका मतलब हो गया वैली। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी इस दून क्षेत्र को वैली नाम दिया है। मतलब एक तो वैली का मतलब होता है घाटी, और दून को भी वैली कह दिया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये शब्दावली दी गई है। और जब ये वैली कहा जाता है तो ये जो दून शब्द है ये प्राचीन नाम है दरअसल इसका, दून। अब ये देहरादून किस प्रकार से बना है, इसके पीछे क्या क्या रहस्य है, इतिहास में क्या कुछ कहा गया है, उसके बारे में हम यहां से कुछ देख लेते हैं। देखो, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कि अर्जुन को शिक्षा दी थी और साथ ही साथ अन्य पांडवों को भी शिक्षा दी थी, उन द्रोणाचार्य ने देहरादून के एक द्वारा पर्वत पर तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। तो द्वारा पर्वत पर जैसे उन्होंने तपस्या की, इस वजह से उस क्षेत्र को गुरु द्रोण की तपस्थली के रूप में जाना गया। तो जैसे गुरु द्रोण ने वहां पर तपस्या की, तो साथ ही उस क्षेत्र के लोगों ने द्रोण क्षेत्र, उस घाटी का नाम दे दिया। इस वजह से द्रोण नाम पड़ा, और द्रोण नाम से ही द्रोण नगरी नाम भी इसका पड़ा, क्योंकि गुरु द्रोण ने यहाँ पर तपस्या की थी। याद रखें, पर्वत का नाम क्या है, द्वारा पर्वत। द्वारा पर्वत पर किसने तपस्या की, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य ने जैसे तपस्या की तो उसके पश्चात यहाँ पर द्रोण क्षेत्र कहा गया, और द्रोण नगरी भी इसको कहा गया। और वर्तमान में ये द्रोण और द्रोण नगरी ही दून कहलाया, क्योंकि शब्दों का धीरे धीरे अपभ्रंश रूप बनते रहता है, इसलिए द्रोण का दून बन गया है। एक तो कहने वाली बात यह है कि इस प्रकार से इसका दून क्षेत्र नाम पड़ा है। देखो, ये दून के बाद होता क्या है कि पंजाब के करतारपुर से गुरु हरराय के पुत्र गुरु रामराय यहां पर आते हैं 1676 में। गुरु रामराय पहली बार देहरादून में आते ही यहां पर डेरा डालते हैं। अब डेरा से मतलब यह है कि यहां पर निवास बना लेते हैं, अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। और देहरादून क्षेत्र में जैसे ही इनका डेरा पड़ता है, तब वहां पर इस क्षेत्र को नया शब्द मिलता है, और वह कहलाता है डेहरा। और डेहरा शब्द गुरु रामराय के आगमन के साथ इसका नाम पड़ा। जैसे ही डेहरा नाम पड़ा, उस डेहरा से बाद में ये दून शब्द पीछे से जुड़ गया, जो कि द्रोण के नाम से
जाना गया था। और डेहरा के साथ जैसे ही दून शब्द जुड़ता है ये बन जाता है देहरादून। उसके बाद देहरादून से ये अपभ्रंश होकर के बन गया जी क्या, देहरादून बन गया है, जिसको आज हम देहरादून के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि फतेह शाह उस समय श्रीनगर गढ़वाल पंवार वंश के राजा थे और फतेह शाह ने गुरु रामराय को उस समय 3 गांव दान भी दिए थे। और इस चीज का वर्णन फतेह शाह के इतिहास काल में भी बताया गया है कि फतेह शाह ने 3 गांव दान दिए थे, किसे, गुरु रामराय को। और गुरु रामराय जब यहाँ आए थे तब से आज के समय में देहरादून में एक झंडा मेला भी मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण झंडा मेला है, चैत्र मास में मनाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखेंगे क्या, ये दून शब्द पहले मिल गया था, किसकी वजह से, गुरुद्रोण की तपस्थली की वजह से। और ये डेरा डालने के कारण इसको देहरादून का नाम दिया गया। और फतेह शाह के समय में इनका आगमन हुआ था 1676 में। देखो कई किताबों में आपको 1699 में मिलेगा, लेकिन आप 1676 प्रॉपरली याद रखेंगे। ये 2 बातें होगी देहरादून शब्द के निर्माण या उद्भव से रिलेटेड। यानी देहरादून शब्द बना था गुरुद्रोण और गुरु राम राय के देहरादून आगमन के कारण। इस वजह से आज हम इसे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। देखो देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट के कई अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं, देखिए, एक शिवपुरी नाम भी है इस देहरादून का, दूसरा नाम है शिव की भूमि। अब शिव की भूमि और शिव की राजधानी 2 शब्द हैं उत्तराखंड में। शिव की भूमि देहरादून को कहा जाता है, जबकि शिव की राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है। ये भी कंफ्यूजन हम क्लियर याद रखेंगे। तो शिव की भूमि या शिवपुरी हम इस देहरादून को कहते हैं। साथ ही साथ इसका नाम पृथ्वीपुर भी पड़ता है, तो पृथ्वीपुर भी इसका नाम होता है। और गोरखा काल में इसे नालागढ़ के नाम से जाना गया, क्योंकि गोरखाओं ने नालागढ़ में ही किला बनाया था और वहीं पर निवास कर लिया था, यानी शासन कर रहे थे, तो नालागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से देहरादून के अनेकों नाम हो गए, शिवभूमि और शिवपुरी, पृथ्वीपुर, नालागढ़, दून, द्रोण, देहरादून, ये कई नाम हो गए हैं। इसमें हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एक और तथ्य आता है नामावली को लेकर के। देखो 1276 में शहणपाल नाम का एक राजा था, उन्होंने बोधगया का एक शिलालेख लिखा है, पत्थर पर लेख लिखा है, और उस पत्थर पर इस देहरादून का नाम पड़ा सपादलक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएगा, सपादलक्ष। ये कई बार प्रश्न बन चुका है। तब वहां पर हमें भ्रामक होता है, हमें याद आते हैं चंद्रवंश, पवार वंश, कत्यूरी, कार्तिकेयपुरी, पुडिन, ऐसे शब्द याद आते हैं कि कहीं इन्होंने तो नहीं कहा, बल्कि इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन शहणपाल नाम का एक राजा था, उनके शिलालेख में मिला है क्या, सपादलक्ष नाम मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सपादलक्ष। तो देहरादून के कितने नाम हो गए भाई, देहरादून के नाम हो गए हैं, द्रोण हो गया है, द्रोण नगरी हो गया है, दून हो गया है, देहरादून हो गया है, शिवपुरी हो गया, शिव की भूमि, पृथ्वीपुर, नालागढ़, सपादलक्ष। कितने नाम हो गए हैं देहरादून के। अब न जाने फ्यूचर में कौन कौन से नाम पड़ने वाले हैं, लेकिन अभी इतने हैं, तो अभी इतने हम याद रख सकते हैं। ये थी नामावली को लेकर के विशेष जानकारी देहरादून के बारे में। अब कुछ इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से जनपदों से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्यों से सीमा बना रही है, इस पर भी जरा सा दृष्टि डालते हैं। दृष्टि ऐसी डालनी है कि हटे नहीं, और ऐसी दृष्टि डालनी है, सारा कुछ अभी याद कर लेना है। हमारे पास इतना समय नहीं है, जनवरी की कड़ाके की ठंड में हमें पेपर देना है, तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर वो एनर्जी लाएं और वो डेडिकेशन लाएं तैयारी को लेकर के। आग लगा देनी है मतलब जनवरी में। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज से आपके कोई ना कोई प्रश्न जरूर बने। अब ये देखिए, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के, वैसे इसका डिजाइन आप देख लें, इस प्रकार से देहरादून का आकृति है। इस आकृति में भी आप देखें कि अगर इसके आसपास के जनपदों की बात या राज्य की बात की जाए, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप याद रखेंगे कि जो देहरादून है वह हिमाचल प्रदेश के मात्र एक जनपद को छूता है, उसका नाम है सिरमौर जनपद। तो सिरमौर जिले को छू रहा है देहरादून जिला, और यह है हिमाचल का जिला। वैसे भी हिमाचल के 2 ही जिले उत्तराखंड को छूते हैं, सिरमौर और शिमला।
तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे भाई सिरमौर जिला छू रहा है किसको, देहरादून को यहाँ से छू रहा है। अगर आप यहाँ से देखें एक नदी बहती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात यह भी है कि ये सीमा बनाती है। और किस किस की सीमा बना रही है, उत्तराखंड की हिमाचल से सीमा रेखा बना रही है। कौन सी नदी है, तमसा, यानी इसे हम टोंस नदी भी कहते हैं। और उत्तराखंड में इसकी टोटल लंबाई 148 किलोमीटर है। और इस टोंस नदी की बात करें तो ये टोंस नदी दो नदियों से बनता है, रूपिन और सुपिन। उसको भी हम इससे पहले उत्तरकाशी वाले में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। और टोंस नदी 148 किलोमीटर लंबी है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला नदी घाटी क्षेत्र भी ये है। तो इतनी बात हम याद रखें। और यहाँ से सीमा बना रही है हिमाचल के साथ, इतना जानकारी होगी यहाँ से हिमाचल। अब यहाँ इस तरफ आ जाएं, पूरब की तरफ आ जाए तो उत्तरकाशी देहरादून की सीमा से लगता है। यहाँ से टिहरी लग जाता है। टिहरी का जौनपुर आपको याद भी होगा, जौनपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल एक गाना भी चल रहा है जौनपुर वाला, बहुत खास है। तो टिहरी का जौनपुर भी इससे लगता है। यहाँ से आ जाए तो पौड़ी गढ़वाल इस पर लगता है। यहाँ से आ जाए तो हरिद्वार लगता है। और एक यहाँ से अन्य राज्य लगता है। राज्य का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य लगता है। और ये सहारनपुर जिला लगता है इसका। तो सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का देहरादून से लगता है। देखो कई भ्रामक चीजें ऐसी हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ से हरियाणा की सीमा को भी छूता है। देखो धरती तो वैसे एक ही है, हरियाणा को भी छू सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जो ये यमुना नदी आती है ना, यमुना नदी उस सीमा को क्रॉस कर देती है, क्योंकि यहीं पर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यमुना नदी के कारण यहाँ से उत्तर प्रदेश, यहाँ से हरियाणा, यहाँ से हिमाचल अलग अलग हो जाते हैं। तो जो ये हरियाणा है, ये हरियाणा इधर से ही अलग हो जाता है। तो इसलिए हरियाणा की सीमा तो नहीं छूती है। लेकिन फिर भी यदि कन्फ्यूजन आ जाए कहीं पर हरियाणा की बात, तो हरियाणा को भी हम ध्यान में रखेंगे, बाकी छूती तो नहीं है। तो ये कुछ इसका फिजिकल हो गया। चारों ओर कौन कौन से जनपद लग रहे हैं। जनपदों की बात करें तो 1 2 3 4, मात्र 4 जनपदों को छू रहा है देहरादून, इतना हम याद रखें। अगर राज्य की बात करें तो राज्य की बात देखिए कौन कौन से छू रहे हैं। राज्य की बात में 2 हम याद रखेंगे कौन कौन से, एक उत्तर प्रदेश छूता है और एक हिमाचल प्रदेश छूता है। यह है देहरादून का फिजिकल स्ट्रक्चर। अब देहरादून को देखो भौगोलिक आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। कैसे, इसका क्षेत्रफल तो 3088 वर्ग किलोमीटर मात्र है, 3088। और भौगोलिक आधार पर मध्य हिमालय तथा शिवालिक में यह बसा हुआ है। ये जो देहरादून आप देख रहे हैं ना, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कालसी। तो ये कालसी से ऊपर का जो एरिया है ये आता है भाबर क्षेत्र। और ये भाबर क्षेत्र बसता है मध्य हिमालय में। देखो ये वाला एरिया मध्य हिमालय में। और यहाँ से अगर मसूरी तक भी आप आए, यहाँ नीचे तक, ये भी मध्य हिमालय में बसता है। और उसके बाद यहाँ दून घाटी आ जाती है। दून घाटी से नीचे ये वाला ऋषिकेश वाला आधा देहरादून, ये विकासनगर वाला एरिया, ये वाला आ जाता है शिवालिक श्रेणी में। तो ये वाला एरिया इतने से शिवालिक श्रेणी में आ जाता है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी में ये देहरादून फैला हुआ है। और बीच में है दून घाटी, जो कि इस तरीके से क्षैतिज रूप में फैला हुआ है दून घाटी। इतनी जानकारी भी हम याद रखेंगे भाई, देहरादून किस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसका प्राकृतिक भूभाग देखें तो किस तरीके से है, देखो प्राकृतिक भूभाग में ये वाला आता है जौनसार भाबर क्षेत्र। भाबर का मतलब ऐसा एरिया होता है जो कि बीहड़ एरिया होता है, काफी जंगलों से घना बसा क्षेत्र होता है। और ये भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर काफी सघन वन भी यहाँ पर होते हैं। और ये वाला नीचे आ जाता है दून घाटी, ये वाला घाटी क्षेत्र है, ये वाला भाबर क्षेत्र है। तो देहरादून को लेकर के एक ही दिमाग में याद आते हैं कि भाई देहरादून का मतलब सिटी हो गया। देहरादून में एक ही सिटी है, वो है देहरादून। बाकी ये वाला जो एरिया है ये तो भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र में कालसी आता है और यहाँ से फिर लाखा मंडल आता है, चक्राता आता है, त्यूनी आता है, ये सारा का सारा भाबर क्षेत्र में आता है। तो ये वाला आप याद रखें, त्यूनी, चक्राता, कालसी और यहाँ पर लाखा मंडल आता है। ये सारा का सारा क्षेत्र किसमें फैला हुआ है, जौनसार भाबर क्षेत्र में फैला हुआ है। दून घाटी में देखें आप, विकासनगर भी दून घाटी का एरिया है, दून है, बाकी ऋषिकेश है, ये पूरी एक घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 2 प्रकार से भौगोलिक विभाग इस देहरादून के हैं। और ये देखो अलग अलग क्षेत्र में कैसे, यहाँ ऋषिकेश आ गया, यहाँ दून आ गया, जो मेन देहरादून है वो यहाँ पर है। ये विकासनगर पीछे वाला एरिया जो कि एक पश्चिमी दून क्षेत्र भी है। उसके बाद कालसी है और यहाँ पर लाखा मंडल, चक्राता और त्यूनी है। ये वाला एरिया चक्राता वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो कालसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग
टोंस नदी तथा यमुना नदी के संगम पर है। ये कालेसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार भी कह देते हैं, क्योंकि यहीं पर से ऊपर जो है ये पूरा का पूरा जौनसार भाबर क्षेत्र लग जाता है। तो कालेसी को आप याद रखेंगे जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो इतना कुछ इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, इतनी जानकारी हम इसमें याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खास है। प्रश्न ऐसे घुमा फिरा करके पूछता है, ये वाला एरिया को हम इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, या आप नोट कर रहे हैं या आप केवल देख रहे हैं या याद कर रहे हैं, जैसा भी आप करें, लेकिन परीक्षा में आपके प्रश्न सही होने चाहिए। हमारा टारगेट है प्रश्न सही करना। आप लिखें चाहे वैसे ही देख करके याद कर लें। अब इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर भी बात करते हैं। देहरादून के कुछ ऐतिहासिक पॉइंट क्या क्या हैं, कौन कौन सी खास चीज़ें हो सकती। देखो, पहले आ जाता है यहाँ कुछ दर्रे हैं देहरादून के। हालांकि इन दर्रों से अब आवागमन नहीं होता है क्योंकि सड़क मार्ग हो चुका है। दर्रा वो प्राकृतिक रास्ता होता था जहाँ से प्राचीन समय में आवागमन किया जाता था, लेकिन अब तो दर्रों से आवागमन पैदल तो कोई आएगा नहीं देहरादून, लेकिन अभी भी इनका महत्व है। देखो कैसे है, क्योंकि इतिहास में इनसे कई घटनाक्रम घटे हैं। पहला मोहन दर्रे पर आते हैं। यहाँ पर एक मोहन दर्रा है, फिर एक तिमली पास भी है। तो मोहन दर्रे पर आ जाए तो मोहन दर्रे पर सबसे पहले 1398 के आसपास तैमूर लंग, जो कि एक तुर्की आक्रमणकारी था, तो तैमूर लंग ने यहाँ पर देहरादून में आक्रमण किया था 1398 में। और तैमूर लंग ने देहरादून में ही नहीं बल्कि यहाँ देहरादून से लेकर के संपूर्ण हरिद्वार तक आक्रमण किया था। और हरिद्वार में अमर सिंह पुंडीर, जो कि जिया रानी के पिताजी थे, उनसे युद्ध भी किया था। और उन्होंने, तैमूर ने अपनी आत्मकथा में ये भी लिखवाया है कि मैंने हरिद्वार में जो है एक राजा से युद्ध किया था। उस राजा का नाम था बहरूज। बहरूज का मतलब उस समय लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि ये ब्रह्मदेव था, जो कि उस समय कत्यूरों का अंतिम राजा था। तो ये यहाँ पर ये वाली घटनाक्रम हम याद रखेंगे। 1398 में तैमूर का आक्रमण कहाँ से हुआ था? मोहन दर्रे से ही देहरादून पर हुआ था। तो ये मोहन दर्रा इतिहास में कई घटनाक्रम को दिखाता है। फिर मोहन दर्रे से एक घटना और आती है, वो कैसे है? 1635 में, जो कि नजावत खां था शाहजहां का एक सेनापति, इस नजावत खां को शाहजहां ने देहरादून आक्रमण के लिए भेजा था। और देहरादून इसलिए भेजा था क्योंकि उस समय देहरादून, ये पंवार वंश जिनकी राजधानी श्रीनगर में थी, उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी देहरादून। तो इसलिए देहरादून पर आक्रमण करवाया था शाहजहां ने। उसके पीछे की कई बड़ी स्टोरी है, लेकिन आप अभी याद रखें नजावत खां आया था। नजावत खां ने देहरादून पर आक्रमण करके यहाँ से टिहरी क्षेत्र तक भी गया था। और टिहरी में उसकी मुलाकात हो गई थी, यानी उसकी भिड़ंत हो गई थी कर्णावती से। और कर्णावती ने वहीं पर मुगलों से लोहा लिया था, मतलब मुगलों से युद्ध भी किया था टिहरी हेवल नदी घाटी में। तो हेवल नदी घाटी की भी स्टोरी हम टिहरी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कर्णावती से ऐसा युद्ध इनका हुआ था। उसके बाद कर्णावती श्रीनगर चली गई थी और श्रीनगर में भी बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिस समय की कर्णावती ने नजावत खां के सैनिक तथा नजावत खां के नाक कान काट करके दिल्ली भेज दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था, इसलिए हम ये भी याद रखेंगे कि मोहन दर्रे के आसपास से ये देहरादून घुसे थे, फिर यहाँ से टिहरी होते हुए ये श्रीनगर भी गई थी। फिर उसके बाद क्या घटनाक्रम आता है कि इस तिमली पास से ही बाद में फिर अंग्रेज, ये मोहन दर्रे और तिमली पास दोनों से अंग्रेजों द्वारा भी देहरादून पर अटैक किया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाक्रम और देख लेते हैं कि देहरादून पर एक समय ऐसा आता है 1785 के आसपास, एक गुलाम कादिर नाम का एक आक्रमणकारी था, जो कि शायद कटेहर रहा होगा। इस कटेहर ने यहाँ देहरादून पर कब्जा कर लिया था, आक्रमण कर लिया था और देहरादून को जीत लिया था। वहां से पंवार वंश की राजधानी पर कब्जा कर लिया। तो पंवार वंश की राजधानी को कब्जा करने के बाद जो गुलाम कादिर था, इस गुलाम कादिर ने उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया, देहरादून का गवर्नर। ये बात है 1785 की। जैसे उमेद सिंह यहाँ का गवर्नर बना, तो बाद में श्रीनगर के राजा, जो कि अंतिम राजा थे प्रद्युम्न शाह, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया था। किससे? उमेद सिंह से। अब उमेद सिंह से जैसे अपनी पुत्री का विवाह करवाया, तो एक भविष्य में एक घटनाक्रम ऐसी हुई प्रद्युम्न शाह के साथ कि गोरखों का आक्रमण हुआ और गोरखों के आक्रमण ने प्रद्युम्न शाह पर अटैक किया था। उस समय इस गुलाम कादिर के जो ये गवर्नर थे उमेद सिंह, ये उमेद सिंह जबकि प्रद्युम्न शाह के दामाद थे, लेकिन इन्होंने खुद प्रद्युम्न शाह की कोई हेल्प नहीं करी थी। ये भी एक घटनाक्रम हम याद रखें कि भाई दामाद भी काम नहीं आया।
क्या फायदा बेटी को देकर के। उस बेटी ने तो बोला ही होगा शायद उमेद सिंह को कि भाई जा पिताजी की सहायता कर, लेकिन उमेद सिंह ठहरा अकड़ो, तो उसने कोई सहायता नहीं की। खैर वो घटनाक्रम इतिहास की है, क्या हुआ था इसे हम प्रॉपरली कैसे समझ सकते हैं, लेकिन इतनी बात है कि इसने सहायता नहीं की थी। अब एक घटनाक्रम होता है 14 मई 1804, इसको तो आप बखूबी जानते हैं। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखों तथा प्रद्युम्न शाह का अंतिम निर्णायक युद्ध होता है। उसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर देहरादून में गोरखों का शासन शुरू हो जाता है। जबकि ये देहरादून क्षेत्र पहले प्रद्युम्न शाह की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और वे वीर गति को प्राप्त हुए खुड़बुड़ा के मैदान में। ये खुड़बुड़ा मैदान अभी देहरादून में ही है, तो वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे गोरखों के युद्ध में। गोरखों में से हस्तिदल चौधरी, अमर सिंह थापा, और ये एक नाम था बलभद्र थापा। तो ये कुछ लोग थे जिनके साथ युद्ध हुआ था किसका, प्रद्युम्न शाह का। तो प्रद्युम्न शाह को एक प्रकार से चक्रव्यूह की तरह षड्यंत्र में फंसा करके मारा गया था, और उस समय उमेद सिंह ने कोई सहायता नहीं की थी। काश कि उमेद सिंह उस समय सहायता कर लेते तो शायद प्रद्युम्न शाह का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है, इसे भी हम याद रखेंगे। देहरादून में ही ये घटना हुई थी। उसके बाद होता क्या है कि खलंगा किला पर जो है गोरखों का कब्जा हो गया था। खलंगा किला नालागढ़ में था, तो नालागढ़ में अभी भी है, तो खलंगा किले पर जो है गोरखों का कब्जा हो गया, और खलंगा किले पर ही वो शासन करने लगे। 1804 से लेकर के 1814 तक तकरीबन 10.5 साल के आसपास इस खलंगा किले पर गोरखों का कब्जा रहा है। यहाँ पर खलंगा किला के आसपास एक आध मंदिर भी बनाए गए हैं, जो कि अमर सिंह थापा के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद 24 जो अक्टूबर तारीख थी, 24 अक्टूबर को एक अंग्रेज सेना प्रमुख जिसका नाम जेलेप्सी था, जेलेप्सी इस तिमली पास तथा मोहंड पास से सेना को लेकर के दून घाटी में पहुंच गया। किस तारीख की बात है, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर को ये सीधा खलंगा किले पर अटैक करता है, जहां पर कि ये गोरखों का एक प्रमुख यहाँ का गवर्नर बलभद्र थापा था। तो यहाँ बलभद्र थापा का कब्जा खलंगा किले पर था, और जेलेप्सी यहाँ से सेना लेकर के आया सीधा खलंगा किले पर अटैक करने के लिए। खलंगा किले पर युद्ध किया जेलेप्सी ने, बहुत भयानक युद्ध हुआ इस बलभद्र थापा के साथ, और जेलेप्सी की उस युद्ध में मृत्यु हो गई। जेलेप्सी चल बसे स्वर्गवास। तो जेलेप्सी स्वर्गवास चले गए, तो बाद में अंग्रेजों ने फिर और प्लानिंग की, बहुत सेना बुलाई, बहुत बड़ी प्लानिंग की, और उसके बाद अंग्रेजों ने बलभद्र थापा को भी यहाँ से भगाने को मजबूर कर दिया। तो बलभद्र थापा यहाँ से छोड़ करके भाग गई थी, क्योंकि उसी समय कहानी ये हो गई थी कि अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने गोरखा शासन को जीत लिया था, जहाँ की उनका प्रमुख गढ़ था अल्मोड़ा में, तो वो जीत लिया था। तो उसके बाद यहाँ से ये भाग गया, और बाद में दोनों का एक एक स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, बलभद्र थापा तथा जेलेप्सी का। बलभद्र थापा का इसलिए बनाया गया है क्योंकि बलभद्र थापा एक वीर थे, और वीर की स्मृति में स्मारक बनाया गया है। जेलेप्सी का इसलिए कि जेलेप्सी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। तो ये भी एक घटनाक्रम था जो कि देहरादून में ही घटित हुआ था। अब कुछ बातें और जान लेते हैं, जैसे देहरादून को लेकर के एक आध चीज़ें और हैं, वो कौन कौन सी हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें और याद कर लेते हैं। जैसे देहरादून के बारे में और जान लें तो देहरादून जनपद का गठन अंग्रेजों ने जैसे ही ये 1814 के बाद युद्ध करने के पश्चात 1815 में जैसे ही पूरे उत्तराखंड को गोरखाओं से मुक्त कर लिया था, तो 1817 में ही जिस समय की अंग्रेजों का यहाँ पर शासन हो चुका था, ये ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा हो चुका था। इस ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून को एक जनपद के रूप में गठित कर दिया गया, और उस समय उत्तराखंड में मात्र पहला जनपद था जो कि जनपद के रूप में गठित किया गया था, देहरादून। लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं था, बल्कि ये जनपद बना करके इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया। और सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया कब, 1817 में स्थापना करने के बाद। उसके बाद 1975 की बात है, तो 1975 में इस देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, क्योंकि गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी। 69 में गढ़वाल मंडल बनने के बाद 1975 में गढ़वाल मंडल में किसे शामिल किया गया, इस देहरादून को। तो अगर प्रश्न ऐसा आए कि उत्तराखंड का प्रथम जनपद कौन सा था, किसकी स्थापना हुई थी, तो देहरादून की हुई थी 1817 में।
और 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल करके गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण जिला बन गया था ये देहरादून। ये भी हम याद रखें। एक जानकारी और याद रखेंगे कि नगर पालिका सबसे पहले उत्तराखंड में कहाँ बनी थी, तो यहाँ मसूरी में सबसे प्रमुख नगर पालिका बनी थी। प्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी? मसूरी में, 1842 में ही। 1842 ये आप याद रखेंगे। 1842 बहुत महत्वपूर्ण सन है, क्योंकि 1842 के ही समय में यहाँ पर से उत्तराखंड का एक प्रमुख समाचार पत्र भी प्रकाशित होता है, जिसका नाम था द हिल्स। वो भी मसूरी से ही प्रकाशित होता है। तो 1842 में ही इस मसूरी से ही समाचार पत्र भी निकला और मसूरी नगर पालिका का भी गठन किया गया था। ये हम याद रखेंगे। देहरादून नगर निगम की बात करें तो देहरादून नगर निगम कब बना था? उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम। ये वैसे उत्तर प्रदेश सरकार के समय में 9 दिसंबर 1998 में स्थापित हो चुका था देहरादून का नगर निगम। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड का गठन 2000 में होता है, उसके पश्चात देहरादून को पुनः से 2003 में नया नगर निगम के रूप में इसको नया स्वरूप दिया गया और देहरादून कहलाया 2003 में उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार के समय में ये लगभग बन चुका था, लेकिन ऑफिशियल तरीके से 2003 हम याद रखेंगे, जो कि उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम भी बना। तो भाई ये थी कुछ जानकारियां देहरादून को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण नोट। अब यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट और रह गया है, वो था 22 जून 1811 की घटना। खैर घटना भी क्या थी? ये था देहरादून को बेचने का एक किस्सा। हुआ यूं था कि सुदर्शन शाह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1804 से लेकर के 1815 तक राज्य से बाहर रहे थे। यानी वो श्रीनगर जो उनका राज्य था वहाँ से बाहर रहे थे। कभी उत्तर प्रदेश, कभी बरेली, कभी सहारनपुर, कभी हरिद्वार, कभी कहीं भटक रहे थे। भाई शादी ब्याह भी हो चुकी थी सुदर्शन शाह की, 2 शादियाँ कर ली थी। तो कहानी ये हुई कि सुदर्शन शाह को आगे कुछ कार्य करने के लिए या कुछ गोरखों के खिलाफ प्लानिंग बनाने के लिए उनको कुछ खर्चे की ज़रूरत पड़ी, या उनको बंगाल जाना था अंग्रेज़ों से मिलने के लिए, तो उसको खर्चे की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, एक हेयरसी नाम का बरेली का एक कैप्टन था उस समय, बरेली को झुमका याद है ना, बरेली उत्तर प्रदेश में है। तो बरेली में ही कैप्टन हेयरसी को इन्होंने ये दून क्षेत्र बेच दिया था। दून ही नहीं, चंडी दून भी बेचा, जो कि हरिद्वार में पड़ता था। तो चंडी दून और ये दून क्षेत्र बेच दिया, और बेचा भी कितने रुपए में? आप अंदाजा लगाओ कितने रुपए में बेचा होगा? 3005 रुपया, मात्र 3005 रुपये में बेचा गया ये देहरादून और चंडीदून को। उस समय एक्चुअली समस्या ये हो गई थी कि इनके पास खुद के पास खर्चा नहीं था, चलाना तो था। ये 3005 का मतलब आप आज के हिसाब से 3 करोड़ लगा लो, वो भी मैंने कम ही बता दिया, इतना तो हो ही सकता है। तो ये चीज़ें कुछ जानकारियाँ थी देहरादून को लेकर के। देहरादून की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। अब आप सोचो कि यार यहाँ से आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ से आगे मैं इस देहरादून के प्रमुख नगर, प्रमुख पर्यटन स्थल सबके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हम ये भाबर क्षेत्र का जो चक्राता है, ट्यूनी है, कालसी है, लाखा मंडल है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और दून घाटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ऋषिकेश, विकासनगर, ये जितने भी क्षेत्र हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। और देहरादून में जो नदी तंत्र है, यमुना तथा टॉन्स, इसके बारे में भी कुछ डिटेलिंग जानकारी रखेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नदी और बहती है देहरादून में, जिसे सोंग नदी कहते हैं। देहरादून की एक प्रमुख नदी है सोंग नदी, उस सोंग नदी के बारे में पढ़ेंगे। बिंदाल नदी है, रिस्पना नदी है, कई चीज़ें हैं। और देहरादून में सबसे पहले बिजली भी आई थी मसूरी में, गुलोगी जल विद्युत परियोजना के तहत। ये सारी जानकारियाँ भी हम आगे आकर के पढ़ेंगे। तो देहरादून के बारे में प्रमुख संस्थान हो गए, या यहाँ के कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट हो गए हैं, यहाँ के एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, या कुछ अन्य चीज़ें भी और हैं। देहरादून में मेले हैं, कौथिक हैं, मंदिर हैं, कई चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के खनिज संसाधन सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। मेरा प्रयास यही है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम याद हो। भाई याद ही करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन याद नहीं होगा तो क्या करना उस पढ़ करके, कोल्हू का बैल बन के कोई फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी के लिए हमें इसी तरीके से देखना होगा। देखो, अगर मैं इस चीज़ को एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिख करके अगर बताता
तो शायद दिक्कत हो सकती थी। दिक्कत ये होगी कि राइटिंग भी सही नहीं होगी और चित्र एक साथ सही से नहीं बन पाता है। तो ये सारा कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। जितना कुछ बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन दरों को भी याद रखें, ये बहुत ही खास है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी एक अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय उत्तराखंड।